सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइश आईएएस। आज हम ओलंपिक 2036 के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि इंडिया ने इसको होस्ट करने की बात कही है। अपनी रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी मुंबई में 14 अक्टूबर को, जहां पर इंडिया ने बिड किया था कि हम ओलंपिक को होस्ट करेंगे। मतलब मोदी जी के द्वारा इस मीटिंग को स्पीक आउट किया गया था मोदी जी के अंडर, जहाँ पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो कुछ मेंबर्स हैं वो भी आए हुए थे, उनको भी इनवाइट किया गया था। वहीं पर मोदी जी ने उनके सामने ये प्रस्ताव रखा था कि हम 2036 का जो ओलंपिक्स है हम उसको बिड करेंगे। अब मैं बात देखिए 2036 की ही क्यों कर रहा हूँ, मैं 36 की क्यों बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट 24 में बात नहीं कर रहा हूँ, 28 में होने वाले मैं 28 की भी बात नहीं कर रहा हूँ, 32 में होने वाले मैं 32 की भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सीधे 2036 की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो बाकी के जो 3 ओलंपिक्स हैं उनकी जो जो होस्टिंग सिटी है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, क्योंकि काफ़ी समय पहले कंट्रीज़ को बिड करना पड़ता है। तो अभी लगभग भारत के पास 13 साल हैं, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट होता है, इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, होस्ट करने के लिए आपको ओलंपिक कमेटी को अपना जो भी आपकी जो चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब आपको बिल्डअप करके आपको प्रूफ करना पड़ता है अपनी काबिलियत को कि हाँ हम होस्ट कर सकते हैं। क्योंकि इतना बड़ा इवेंट है, इसको ऑर्गेनाइज करना, इसको होस्ट करना कोई छोटे मोटे कंट्रीज़ की बस की बात नहीं होती है, ये बहुत बड़ा इवेंट होता है एक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने इस वीडियो में। ये इंडिया के द्वारा एक स्टेप लिया गया, मोदी जी ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना जो इंटरेस्ट है 2036 ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए, वो उन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सामने रखा। मुंबई में जो सेशन हुआ था उसमें, ये सेशन आपका 15 से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में हुआ, इसीलिए ये मैं अभी आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले भी इंडिया बिड कर चुका है। अगर मैं आपको पिछले साल का अगर मैं डेटा अगर मैं आपको बताऊँ तो पिछले साल भी बिड कर चुका है इंडिया। क्योंकि देखिए रशिया भी बिड कर रहा था, रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने से पहले 2036 के लिए रशिया भी बिड कर रहा था। सेंट पीटर्सबर्ग उनके यहाँ पर एक जगह है, वो होस्ट करने के लिए रशिया ने भी बिड करा था। बट जब से रशिया और यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है तब से रशिया को इस गेम से आउट कर दिया गया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। और जितने भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं जो कि रशिया में होने थे वो सारे के सारे ही कैंसिल आउट कर दिए गए हैं। तो अब रसिया से तो ये बिड नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने वहाँ पर ओलंपिक होस्ट करने से बिल्कुल ही मना कर दिया है। तो रशिया ने फिर एक इंडिया का स्टैंड लिया था वहाँ पर, और उन्होंने कहा था कि इंडिया को उन्होंने ये एडवाइस दी थी कि अगर आप बिड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। क्योंकि जो रशिया के जो स्पोर्ट्स में जितने भी टीम मेंबर्स थे उनमें से कुछ मेंबर्स स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के इंडिया में भी उन्होंने विज़िट किया था। और हमारे जो ठाकुर साहब हैं, अनुराग ठाकुर, उनसे उन्होंने एक मीटिंग भी की थी, जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। उनको उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि अगर आप ओलंपिक को 2036 में होस्ट करना चाहते हैं, बिड करना चाहते हैं, तो हम आपकी पूरी पूरी हेल्प करेंगे। तो तब भी मोदी जी के द्वारा ये बिड करने का बोला गया था। अब बात कर लेते हैं, देखिए इस मीटिंग में हुआ क्या। देखिए मोदी जी ने कहा इंडियंस आर नॉट जस्ट स्पोर्ट्स लवर बट वी ऑल्सो लिव इट। मोदी जी ने कहा है कि हम खाली खेल प्रेमी ही नहीं हैं, हम खेल हमारे लिए हमारे जीवन की तरह है। ये मोदी जी ने कहा है अपनी इस मीटिंग में। और अभी 13 साल का लगभग टाइम है। बाकी के अदर्स कंट्रीज़ भी हैं जो बिड कर रहे हैं, जैसे कि मैक्सिको हो गया आपका, पोलैंड हो गया आपका, इंडोनेशिया हो गया, ये भी आपके एक्सपेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। ये लोग भी बिड कर रहे हैं 2036 के ओलंपिक्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में अपने। देखिए इंडिया ने काफ़ी अपनी रुचि दिखाई है 2036 के इस ओलंपिक्स में होस्ट करने के लिए। इस मीटिंग के अंदर मोदी जी ने काफ़ी सारी सी बातें कही गई हैं मोदी जी के द्वारा। उन्होंने ये भी कहा है कि आई एम श्योर इंडिया विल गेट कॉन्स्टेंट सपोर्ट फ्रॉम IOC। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का कथन है। उन्होंने कहा है कि हमको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसके द्वारा हमको काफ़ी ज़्यादा एक कॉन्स्टेंट सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। अगर हम होस्ट करते हैं तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भी हमको सपोर्ट करेगी अच्छा खासा। और इंडिया 2029 का जो यूथ ओलंपिक्स है
उसको भी होस्ट करने की अपनी इच्छा जो है मोदी जी ने वो जाहिर की है सबके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए ओलंपिक्स होता क्या है। ओलंपिक्स के थोड़े से इतिहास के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। 1776 BC में माउंट ओलंपिया में एक ग्रीक गॉड हैं ज़्यूस, उनको ऑनर करने के लिए ये गेम्स ओलंपिक गेम्स को स्टार्ट किया गया था। बट अगर मैं मॉडर्न डे ओलंपिक्स की बात करूं तो ये स्टार्ट हुए थे आपके एथेंस की कैपिटल ग्रीस में, जो कि 6 अप्रैल 1896 को। इसमें सबसे बड़ा जो योगदान था वो आपके एक फ्रेंच नोबल मैन थे जिनका नाम था बैरन पेरी डी कुबर्टिन। इनका सबसे बड़ा योगदान था। ओलंपिक्स गेम्स जो हैं वो हर 4 साल में आपके ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। हर 4 साल में आपके ओलंपिक गेम्स होते हैं। अगर मैं ओलंपिक के झंडे की बात करूं तो ये वाइट सिल्क का बना हुआ होता है। इसमें 5 इंटरव्यूड रिंग्स होती हैं, 5 रिंग्स होती हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ, आप इमेज में आया आपने देखा ही होगा। ये देखिए 5 रिंग्स है इसमें अलग अलग कलर की, जो कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को दर्शाती हैं। ये ब्लू रिंग हो गई आपकी, ये ब्लैक, ये रेड रिंग हो गई आपका, ये येलो रिंग हो गया और ये ग्रीन रिंग हो गया। तो इस तरीके से इनका जो फ्लैग है वो रहता है। अब मैं इनकी जो सिग्निफिकेंस है 5 रिंग्स का उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इनका जो पैटर्न है रिंग्स का वो 3-2 का है। ऊपर आपने देखा ही होगा 3 रिंग्स थी इस तरीके से, फिर उसके नीचे आपके 2 रिंग्स थे, कुछ इस तरीके से था। और थोड़ा सा कलर को डिनोट, किस तरीके से कलर्स को डिनोट किया गया, किस कॉन्टिनेंट को डिनोट किया गया है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए जो ब्लू रिंग है वो आपको यूरोप को डिनोट करती है, जो ब्लैक रिंग है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट को डिनोट करती है, रेड है वो अमेरिकन्स को, यहाँ पे मैं दोनों अमेरिकन्स की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ और साउथ अमेरिका दोनों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। येलो रिंग की अगर मैं बात करूँ तो वो एशिया को डिनोट करती है। ग्रीन के बारे में बात करूँ तो वो ओशियाना, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड को डिनोट करती है। ओलंपिक का मोटो के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ओलंपिक मोटो देखिए क्या है आपका, सिटियस, अल्टियस एंड फोर्टियस, जो कि लैटिन भाषा में लिखा गया है। अगर मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करूँ तो इसका मतलब होता है स्विफ्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। अगर इसका हेड ऑफिस के बारे में अगर मैं बात करूँ, जिसका हेडक्वार्टर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का कहाँ पर है, तो ये आपका सुजेन, जो कि स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। देखिए सिग्निफिकेंस क्या होता है ओलंपिक्स का। देखिए टू एग्जिबिट दी सॉफ्ट पावर। अब जैसे आपको पता ही है कई सारे से देश इसमें, जैसे रसिया और यूक्रेन में आपका वॉर चल रहा है, इजराइल फ़िलिस्तीन में वॉर चल रहा है, तो ओलंपिक्स के ज़रिए हम ये नफ़रत की जो भावना है इसको ख़त्म करने के लिए एक तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कई सारी ऐसी कंट्रीज़ के प्लेयर्स एक जगह पर खेलेंगे तो जो स्पिरिट है, जो स्पोर्ट्स स्पिरिट है वो सबके अंदर आएगी। एक दूसरे के साथ वो गेम्स खेलेंगे तो थोड़ा सा जो नफ़रत की भावना है उसको हम कम कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से है। एग्जाम्पल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर यूरोप में जो काफ़ी सारे ऐसे चेंजेस आपको देखने को मिले थे, अफ्रीका और ब्राज़ील में भी आपको काफ़ी सारे ऐसे चेंजेस देखने को मिले थे, तो वो इसी की सिग्निफिकेंस थे। टू क्रिएट एन इन्फ्लुएंसिंग इमेज। अब वर्ल्ड वाइड आपको एक अच्छी इमेज क्रिएट करनी है, एक ये भी है। क्योंकि 2010 का जो दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम हुआ था वहाँ पर इंडिया को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था भ्रष्टाचार के चलते। तो काफ़ी ज़्यादा जो इंडिया की इमेज है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। तो इस इमेज को इम्प्रूव करने के लिए भी इंडिया अगर 2036 का ओलंपिक्स होस्ट करता है तो उसकी इमेज में एक अच्छी छवि दुनिया के सामने उभर के आ सकती है। इंडियाज़ एम्बिशन एंड प्रिपेयर्डनेस। देखिए जो होस्ट सिटी है, अब मान के चलिए उसको वर्ल्ड वाइड सब जानेंगे तो अपने कंट्री का भी तो प्रचार होगा ना। कंट्री का भी, सारी जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं उनके साथ हम कंधे मिलाकर चलने का सामर्थ्य रखते हैं, ये सबको पता लगेगा। जैसे बड़े बड़े कंट्रीज़ हो गए, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं। और अभी रिसेंटली भी हमने G20 प्रेसिडेंसी को हेल्ड किया था अपने यहाँ पर, उसकी हमने प्रेसिडेंसी हमको मिली थी। तो काफ़ी ज़्यादा हमारी जो इमेज थी वो काफ़ी ज़्यादा दुनिया के सामने अच्छी इमेज हमारी क्रिएट हुई थी। तो इस तरीके से है, काफ़ी ज़्यादा हम जो बड़े बड़े जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने की क्षमता रखते हैं। ये चीज़ उससे सामने निकल कर आई थी। देखिए स्पोर्टिंग अचीवमेंट एंड कॉन्फिडेंस। देखिए अगर आपके यहाँ पर ओलंपिक्स वगैरह होता है, इस तरीके से होता है, तो एक स्पोर्टिंग स्पिरिट्स आपके यहाँ पर जो लोग हैं उनके अंदर भी क्रिएट होगा। आपकी भी जो यूथ है वो मोटिवेट रहेगी स्पोर्ट्स खेलने के लिए। इससे क्या है, आपकी जो प्रिपेयर्डनेस है स्पोर्ट्स के थ्रू
या फिर जितनी भी चीज़ें वर्ल्ड लेवल पर, वो आप अच्छा अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे जितना ज़्यादा यूथ मोटिवेट होगा, जितनी ज़्यादा प्रिपेयर्डनेस होगी। क्योंकि इंडिया का जो ओलंपिक्स में रिकॉर्ड है, अगर आप पिछले सालों का देखो तो उतना ज़्यादा इंडिया प्रदर्शन नहीं कर पाती है। अगर इस तरीके से स्पोर्ट्स इवेंट्स अगर कंट्रीज़ में होंगे तो हमारे यहाँ पर एक मोटिवेटेड, एक चार्ज अप यूथ में भी एक मोटिवेशन आएगा कि हाँ, हमको भी ये करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स लेकर आने हैं। अब सबसे पहले अगर गोल्ड मेडल की अगर हम बात करें तो वो अभिनव बिंद्रा के द्वारा जीता गया था बीजिंग 2008 में। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को भी मिला होगा, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव परफॉर्मेंस हुई इंडिया की उसके बाद। तो इसी तरीके से अगर हमारे यहाँ पर ये ओलंपिक वगैरह ऑर्गेनाइज होंगे तो काफ़ी ज़्यादा हमको भी मोटिवेटेड और चार्ज अप हमारी यूथ रहेगी। अब चैलेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं अगर आप ओलंपिक होस्ट कर रहे हैं, तो क्या क्या बेसिक चैलेंजेस रहते हैं। मल्टी चैलेंजेस हो सकते हैं। देखिए जैसे कि इतना बड़ा इवेंट है तो ऐसा तो नहीं है कि उसको आप किसी एक छोटी सी जगह पर ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी चाहिए, इतना बड़े आपको स्टेडियम्स आपको चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, रिस्क ऑफ कॉस्ट ओवररन, काफ़ी ज़्यादा पैसा भी लगता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ेगा, जो पॉलिटिकल टेंशन्स हैं, अब कई सारे ऐसे देशेस के साथ, कंट्रीज़ के साथ आपकी क्लैशेस हो रखे हैं, तो वो सारी सी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। एथिकल कंडक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो भी देख रेख करने वाले हैं वो वहाँ पर फर्जीवाड़ा ना कर दें, वो सारी सी चीज़ें रहती हैं। हाई कॉस्ट ऑफ बजट एंड ओवररन, काफ़ी ज़्यादा पैसा भी लगता है। अगर मैं आपको बताऊं तो 2016 के जो रियो ओलंपिक्स हुए थे, जो 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे, उसमें इतना ज़्यादा पैसा लग गया था कि वहाँ की जो लोकल पब्लिक थी उन्होंने विद्रोह कर दिया था सरकार के खिलाफ। क्योंकि देखिए ये कोई प्रॉफिटेबल नहीं रहते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही देखा गया है कि जो जिन कंट्रीज़ में जो एक दो बार होस्ट कर रही हैं या एक दो बार होस्ट करने की जिनके अंदर काबिलियत है, वहाँ पर ये ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहता, ये प्रॉफिटेबल नहीं रहता है उतना ज़्यादा। अगर मैं टोक्यो और रियो की ही बात करूँ तो टोक्यो में देखिए लगभग आपका 40, लगभग देखा जाए तो 40 बिलियन के आसपास इनका पैसा खर्च हो गया था, और इसमें अर्निंग कितनी हुई थी, सिर्फ 10 बिलियन हुई थी। तो उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहता है ये। अब रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं तो 2026 में उन्होंने भी कॉमनवेल्थ गेम्स को मना कर दिया था ऑर्गेनाइज करने से, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनका जो एक्सपेंडिचर था वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो इस तरीके से है ये। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा जो सवाल निकल कर आता है इस वीडियो के पीछे, जो सबसे बड़ा जो मकसद है मेरा आपको समझाने का, वो ये क्वेश्चन आता है, शुड इंडिया बाइट फॉर होस्टिंग ओलंपिक्स 2036 और नॉट। यहाँ पर मैंने कई सारे ऐसे पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, यस और नो। यहाँ पर आपको फेवर में भी मिलेंगे और अगेंस्ट में भी मिलेंगे। ये कंक्लूजन आपको डिसाइड करना है कि आपके हिसाब से क्या सही है क्या नहीं है। देखिए सबसे पहला मैं पॉजिटिव चीज़ों के बारे में देख लेता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या है, आपका टूरिज़्म बढ़ता है, काफ़ी सारे से लोग आएंगे कॉमनवेल्थ देखने के लिए, तो आपका टूरिज़्म भी बढ़ेगा, आपकी इकोनॉमी एनहांस करेगी। आपको टूर एंड ट्रैवल का जितना भी आपको बेनिफिट होता है वो आपका काफ़ी ज़्यादा होगा। इंडिया का वर्ल्ड वाइड नाम होगा, कई सारे से लोग हैं यहाँ पर देखने के लिए आएंगे, तो यहाँ पर पैसे भी वो इन्वेस्ट करेंगे, काफ़ी ज़्यादा खर्चा पानी भी करेंगे। तो एक ये रहता है आपका। दूसरा, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब इतना बड़ा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको बनाने में, बाकी सारी सी चीज़ें करने में आपको लेबर तो चाहिए, क्योंकि स्टेडियम एक दिन में तो नहीं बन जाएगा। इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वहाँ पर क्या है, आपको लेबर भी चाहिए होगा। तो जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी। इतने ज़्यादा बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए आपको लेबर चाहिए, तो जब लेबर आएगी तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, तो ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करेगा। तीसरा, इंक्रीज स्पोर्ट्स इंटरेस्ट एंड स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। स्पोर्ट्स इंटरेस्ट बढ़ेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अगर इस तरीके से इवेंट इंडिया में होंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो यूथ है हमारी, वो स्पोर्ट्स के लिए जो रुचि है उनकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे कि अगर देखा जाए तो भारत में कई लोगों ने ये बात बोली भी है कि उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं मिल पाती हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो जब इतने बड़े बड़े स्टेडियम्स बनेंगे तो उनको एक स्पोर्ट्स के लिए, खेलने के लिए एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा। चौथे पॉइंट के बारे में मैं बात कर लेता हूँ, इंक्रीजेस ग्लोबल ट्रेड ऑफ होस्ट। तो जो ग्लोबल ट्रेड है हमारा वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि बाहर से जब लोग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर वो खर्चा पानी भी तो करेंगे ना, यहाँ से बहुत सारी सी चीज़ें लेकर जाएंगे, तो हमारा ग्लोबल ट्रेड भी है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और सबसे आखिर में, मैटर ऑफ नेशनल प्राइड। आपको तो पता ही है इंडिया बहुत ज़्यादा एक नेशनल प्राइड वाला कंट्री है। कहते हैं ना, जो एकदम देशभक्ति वाला जो जुनून है
वो है। तो अगर इंडिया इतना ज़्यादा इस तरीके से होस्ट करेगा और गोल्ड मेडल्स जीतेगा तो हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात होगी कि हाँ, हमारे देश का नाम रोशन हो रहा है इस तरीके से। अब हमको क्यों नहीं होस्ट करना चाहिए, इसके बारे में भी देख लेते हैं। वेयर विल द मनी कम फ्रॉम, इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा, एक ये सबसे बड़ा पॉइंट है। क्योंकि अगर आप टोक्यो और रियो ओलंपिक्स में भी देखोगे तो वहाँ पर भी लोगों का जो आर्ग्यूमेंट था वो यही था कि आप ओलंपिक्स ना करवाइए, आप एजुकेशन में इन्वेस्ट कर दीजिए इस पैसे को, हॉस्पिटल्स बनवाइए, हेल्थ पे इन्वेस्ट कर दीजिए इस पैसे को, क्योंकि बिलियंस ऑफ भाई 20 to 40 बिलियंस आप इन्वेस्ट कर रहे हो। इतना ज़्यादा अगर आप पब्लिक के लिए करोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। क्योंकि ओलंपिक्स में देखिए क्या है, उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहता। ये दूसरा पॉइंट जो लिखा हुआ है वो मैं यही समझा रहा हूँ आपको। एटलीस्ट इन शॉर्ट रन, अगर आप रेगुलर बेसिस पर नहीं कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत घाटे का सौदा हो सकता है। या तो आप उसको कंटिन्यूस बेसिस पर करते रहें, क्योंकि देखिए एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो जाएगा उसके बाद ऐसा थोड़े नहीं है कि वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसको आप दोबारा भी तो यूज़ कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग रन में कर रहे हो तो उसको आप कई बार यूज़ कर सकते हो, बट अगर आपको 1 या 2 ही बार करना है तो फिर इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा। क्योंकि आप 40 बिलियंस लगा रहे हो, उसके बाद आपको बेनिफिट सिर्फ 10 बिलियन का हो रहा है, तो आपका 30 बिलियन का तो लॉस ही जा रहा है ना। तो क्या फ़ायदा इस तरीके का। एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिसयूज़ इन फ्यूचर, देखिए बहुत ज़्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। अगर मैं आपको बताऊं तो हाँ, बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहता है ये। अगर मैं एग्जांपल दूं तो कॉमनवेल्थ गेम में आपने देखा ही होगा 2010 में, जो कि कितना ज़्यादा करप्ट और करप्शन निकल कर आया था उसमें, तो काफ़ी ज़्यादा इंडिया को भी शर्मसार होना पड़ा था। एक जो इंसल्ट हुई थी इंडिया की वर्ल्ड लेवल पर, वो आपको देखा जा सकता है। और डिसयूज़ इन फ्यूचर, अब वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप तो कर लिया, बट अब क्या, ओलंपिक हो गया, अब उसके बाद उस इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या करेंगे आप। इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, बाकी सारी सी चीज़ें, अब उनका क्या करेंगे आप। तो एक ये भी क्वेश्चन रहता है। उसके बाद वो डिसयूज़ ही हो जाती हैं, उन पर कब्जा ही कर लिया जाता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ होस्ट सिटी रेजिडेंट, अब इतनी ज़्यादा भाई पब्लिक आएगी, मान के चलिए अगर जैसे अहमदाबाद में इंडिया बिड कर रहा है 2036 का ओलंपिक, तो अहमदाबाद के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उनको भी तो आपका डिस्प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ओलंपिक खेलने के लिए बड़ी सारी सी पब्लिक आएगी बाहर से, सेटलमेंट होगा। मतलब ये एक तरीके से ह्यूमन फैक्टर है पूरा देखा जाए तो। मतलब इतने ज़्यादा लोगों को आप रखेंगे कहाँ फिर, तो उनका भी डिस्प्लेसमेंट आपको करना पड़ेगा। तो ये सारी सी प्रॉब्लम्स हैं। ये हमारा ओलंपिक का हो गया। देखिए यहाँ पर आपको कंक्लूज़न खुद निकालना है। और आखिर में आपके लिए एक सवाल है, भारत ने अपना पहला एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल भारत में किसके द्वारा जीता गया था और कब जीता गया था। आप ये क्वेश्चन मेरा कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। एथलेटिक्स में पूछ रहा हूँ मैं स्पेशली, अभी आपने सुना भी होगा, एथलेटिक्स में सबसे पहला गोल्ड मेडल भारत को किसने दिलाया था। आप उनका नाम मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए तो अपने इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। जाते जाते मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए 2024 और 2025 के लिए अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सर के द्वारा कई सारे से बैचेस लॉन्च किए गए हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको एक पर्सनल 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगा और एक आपको अच्छे लेवल का जो गाइडेंस है वो सर के द्वारा दिया जाएगा। तो आप हमारे इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन करें, हमारे चैनल को विज़िट करें, वहाँ पर आपको नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर, आप सर को मैसेज कर सकते हैं या फिर आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।